नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और एसएससी के एग्जाम लगातार धीरे धीरे करके नजदीक आते जा रहे हैं और जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर हर सैटरडे संडे सीजीएल और सीएचएसएल के लिए ऑल इंडिया लाइव फ्री क्वालिटी मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे मेरे प्यारे भाई। तो इस हफ्ते 24 मई और 25 मई का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट हमारी एप्लीकेशन पर लाइव हो चुका है मेरे दोस्त। आप एप्लीकेशन पर जाइए, टेस्ट रैंकिंग पर लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में हमने एनटीपीसी का टेस्ट भी और ये हमारा सीजीएल टीयर 1 का टेस्ट भी मेरे दोस्तों लाइव करवा दिया है। पिछले हफ्ते से हमने शुरू कर दिया है और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट ओपन रखेंगे। 48 घंटे में कभी भी आप जाके चाहे एप्लीकेशन से चाहे वेबसाइट से मेरे दोस्तों टेस्ट लगा सकते हैं। इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन, आपके रिजल्ट, रैंकिंग, सही गलत आंसर सब कुछ जो है यहां पे देखने को मिल जाएगा। बहुत क्वालिटी मॉक टेस्ट है। सबसे अच्छी बात कि मैथ्स वाला सेक्शन मैंने पूरा कंप्लीटली तैयार किया है और जैसे इस बार खबर आ रही है कि पेपर का लेवल एसएससी बढ़ाने वाली है, टफ करने वाली है, उसको यहां पे भली भांति ध्यान रखा गया है। ठीक है जी, तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी टेस्ट है, किसी बच्चे को मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपने सिलेबस आधे से ज्यादा भी पढ़ लिया तो भी आप टेस्ट लगाइए मेरे प्यारे। एटलीस्ट हर सैटरडे संडे ये जो टेस्ट आता है ये तो आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त हम जो मैंने मैथ्स वाला सेक्शन कंप्लीट बनाया 25 क्वेश्चन, उसका कंप्लीट जो है आपको सॉल्यूशन कराएंगे। बहुत अच्छे सवाल कंपाइल किए हैं, आपको बहुत मजा आएगा। आज के इस हमारे मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो है मॉडरेट से टफ, यानी कि आपको 21 कम से कम 21 या उससे ज्यादा सवाल आपके ठीक होने ही चाहिए, तभी आपकी तैयारी सही मानी जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो, वीडियो आप तभी देखना जब आप एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट लगा लोगे। पिछली बार भी जो है लगभग 26-27 हजार बच्चों ने टेस्ट दिया था, इस बार और ज्यादा बच्चे टेस्ट देंगे और ये सीरीज चलती रहेगी मेरे भाई। हमारा एक ही मकसद है। क्या मकसद है कि भैया जो बच्चा सीरियस है उसको प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाने को फ्री में मिल जाएं, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा उसको नए क्वालिटी टेस्ट करवा दिए जाएं, वो अपने जो है लेवल चेक करता रहे मेरे भाई, उसकी पढ़ाई का रिदम बनता रहे ना, रिदम बना रहना चाहिए पढ़ाई का। ठीक है, तो ये जो है फ्री ऑल इंडिया लाइव टेस्ट हर सैटरडे संडे चलेगा। शुरू करते हैं पहले सवाल से मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 1, Two trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 37 seconds and 10 seconds respectively, and they cross each other in 25 seconds. The ratio of their speed. देखिए, दो ट्रेन ना प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को पार करती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, पहले आदमी को पार करने में 37 सेकंड लेती है। दो ट्रेन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इस तरीके से। पहली ट्रेन आदमी को पार करने में 37 सेकंड लेती है, दूसरी ट्रेन उसी आदमी को पार करने में 10 सेकंड लेती है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो एक दूसरे को पार करने में दोनों ट्रेन 25 सेकंड लेती हैं। देखो भाई, टाइम पे अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो स्पीड का रेशियो आएगा, है ना। ये पहली ट्रेन की स्पीड, दूसरी ट्रेन की स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 + S2 हो जाती है। तो एलिगेशन लगाने से सीधा यहां पे दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। तो 25 में से आप 10 घटा दीजिएगा 15, और यहां 37 में से 25 घटाइएगा 12, और ये 3 से कट गया भैया। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी कि 5:4 ये आ गया। ये दोनों ट्रेन की स्पीड का अनुपात आ गया। एलिगेशन से करना था। सवाल नंबर 2, एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई 98 फीट और 70 फीट है। हॉल में ठीक है जी, इफ ऑल पर्सन इन द हॉल आर अलॉटेड इक्वल स्क्वायर स्पेस एज वर्क स्टेशंस। देखिए, इस हॉल में बहुत सारे लोगों के केबिन्स बनाने, मान लीजिए स्क्वायर साइज के केबिन्स बनाने, उनको वर्क स्टेशन देना है। जैसे आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको मिलेगा मेरे प्यार भी केबिन मिलेगा अपना। What will be the area of largest such workstation that can be allotted to any user? किसी भी यूजर को मेरे भाई जो लार्जेस्ट वर्क स्टेशन हम दे सकते हैं उसका एरिया क्या होगा? एज्यूमिंग नो स्पेस इन द हॉल इज लेफ्ट अनऑक्युपाइड, जबकि हॉल में कोई भी स्थान खाली नहीं छोड़ा गया है मेरे प्यारे भाई। जैसे मान लीजिए कि ये हॉल है, एक हॉल है, इसकी लंबाई जो है 98 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है 70 फीट है, समझे आप। अब इसमें ना छोटे छोटे ऐसे हमें स्क्वायर शेप के जो है केबिन्स बनाने हैं, जिससे हम लोगों को काम करने के लिए बिठा सके। तो सवाल में पूछा है
लार्जेस्ट वर्क स्टेशन का एरिया क्या होगा? तो भैया ये स्क्वायर शेप है, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमें स्क्वायर की साइड ऐसी लेनी होगी जो लंबाई पर भी फिट बैठ जाए और इस चौड़ाई पर भी फिट बैठ जाए, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना। तो स्क्वायर की जो साइड होगी मेरे दोस्तों, वो इन दोनों का एचसीएफ होगी 98 और 70, दोनों से कटने वाला नंबर इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 14। 14 सत्तर 98, 14 पंजे 70, आप खुद से सोच सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां पे 14 फीट का मेरे प्यारे दोस्त आप स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर की साइज 14 फीट आप लीजिए इसकी। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196, ये लार्जेस्ट एरिया हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सवाल था, लेकिन लैंग्वेज देख रहे हो कितनी सुंदर है। आगे देखिए, 85 की 8500 की धनराशि साधारण ब्याज दर 5 साल में 11,900 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो उसी अवधि में उसी टाइम में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। उसी टाइम में जो है मेरे प्यारे भी इंक्रीज्ड अमाउंट क्या होगा सेम पीरियड में? बताओ बच्चों। देखो, हमने 8500 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए किसी ब्याज की दर से, 5 साल में कितना अमाउंट हो गया? 11,900 रुपए 5 साल में अमाउंट हो गया। बच्चे यहां से ब्याज की दर निकालने लगते रहे, जरूरत नहीं है। 8500 5 साल में 11,900 रुपए हो गए। अगर ब्याज की दर हम 3% बढ़ा देंगे तो हर साल आपको 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 5 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 15%। यानी कि आपको 5 साल में 15% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, वो और जोड़ दो। तो 8500 रुपए का मेरे प्यार भी 15% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा कि आपने ब्याज की दर को 3% पर एनम बढ़ा दिया। तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गया। 1200 और 15 पंजे 75, 1275 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो भाई 11,900 अमाउंट तो होना ही है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से आपको 1275 रुपए और एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। बस इसमें ये और ऐड कर दीजिए, 75 और 19 12 31, तो ये आ जाएगा 13175, 13175 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, आसान सवाल है। चलो, एक ट्रायंगल की साइड 9, 6 और 5 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल की सरकम रेडियस परित्रिज्या का मान क्या है? देखो, प्री के पेपर का सवाल है जो मैंने मॉक टेस्ट में डाला है। किसी भी ट्रायंगल की सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा। यह सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है बच्चों। अब यहां पे तीनों साइड दी हैं, मुझे एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालूंगा? डेल्टा एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से मेरे भाई सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर तीनों साइड को जोड़ के आधा करो, अर्ध परिमाप। 9 6 15 5 20, 20 का आधा 10, सेमी पेरीमीटर 10 आ जाएगा। तो एरिया क्या आएगा? डेल्टा बराबर अंडर रूट एस यानी कि 10, फिर 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 5 5, तो 4 पंजे 20 2 200, 200 हो गया। 200 का अंडर रूट 10 रूट 2, यानी कि एरिया आ गया 10 रूट 2। तो केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है मेरे भाई। आंसर तो आ गया ए बी सी, यानी कि 9 गुणा 6 गुणा 5 बटे 4 डेल्टा। डेल्टा यानी कि एरिया मैंने निकाला है, निकालना पड़ेगा 10 रूट 2। ठीक है जी। चलो देखो, इस सवाल के अगर ऑप्शन देखो तो नीचे कोई रूट नहीं है, डिनोमिनेटर में कोई रूट नहीं, तो ये रूट 2 जैसे मुझे हटाना है तो मैं ऊपर नीचे क्या करूंगा? रूट 2 से मैं गुणा कर दूंगा, मैं ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो जैसे 5 दूनी 10 हो गया मेरे प्यार, रूट 2 गुणा रूट 2 2, 2 से 6 आपका 3 बार चला गया, अब कुछ नहीं कटेगा। तो 9 तिया 27 अंडर रूट 2 बटे 8, 4 दूनी 8, 27 अंडर रूट 2 बटे 8 सेंटीमीटर आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं ना? अरे भाई जैसे आपका ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से जाने वाला ये होता है सरकम सर्कल, इसकी रेडियस आपको निकालने, उसका फॉर्मूला है एबीसी बटे 4 डेल्टा। समझे बात को? आप बोलोगे यस सर। आइए सवाल नंबर 5, बहुत मजेदार सवालों का कंपाइलेशन है, बिल्कुल रेलेवेंट, बिल्कुल रेलेवेंट, पर मैंने अच्छे अच्छे सवाल ही डाले हैं। अरविंद भानु से 5/4 टाइम्स फास्ट, अरविंद रन्स 5/4 टाइम्स एज फास्ट एज भानु। In a race, if Arvind gives a lead of 60 meters to Bhanu, find the distance from the starting point where both of them will meet. देखो, एक दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है, स्टार्ट देता है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये रेस हो रही है, लेकिन अरविंद ये कहता है भाई साहब कि मैं तो यहां से दौड़ूंगा, भानु
तू मुझसे 60 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। यानी कि भानु को जो है अरविंद 60 मीटर अपने आगे खड़ा कर देता है, ये होता है स्टार्ट देना। अरविंद गिव्स ए लीड ऑफ 60 मीटर टू भानु। अरविंद ने भानु को अपने से 60 मीटर लीड दे दी, आगे खड़ा कर दिया। अरविंद और भानु की स्पीड का रेशियो 5:4 है। ये बोला है ना, अरविंद जो है वो 5/4 टाइम फास्ट है भानु से, यानी कि भानु की स्पीड 4 है तो अरविंद की स्पीड 5 है। ये दोनों की स्पीड का रेशियो है। सवाल में ये बोला गया है कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर ये दोनों लोग मिलेंगे। तो भाई जब ये दोनों लोग मिलेंगे तो भानु तो मान लीजिए भानु तो ये डिस्टेंस जाएगा, अरविंद ये डिस्टेंस जाएगा और यहां दोनों लोग मिलेंगे, कट यहां पे दोनों लोग मिलेंगे। तो जितने टाइम में भानु ये डिस्टेंस दौड़ेगा सेम उतने ही टाइम में अरविंद ये डिस्टेंस दौड़ेगा। अगर मेरे प्यारे भाई टाइम सेम है, दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगे एक साथ, अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। अगर ये अरविंद भानु की स्पीड का रेशियो है तो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा मेरे प्यारे भी। यानी कि अरविंद 5 यूनिट डिस्टेंस चलेगा तो भानु 4 यूनिट, यानी कि अरविंद 1 यूनिट डिस्टेंस ज्यादा दौड़ेगा। जबकि अरविंद को कितना दौड़ना पड़ेगा, अरविंद 60 मीटर पीछे खड़ा है, 60 मीटर ज्यादा है, तो 1 की वैल्यू यहां पे 60 मीटर हो गई। तो भैया कहां पे लोग मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, ये 5 यूनिट की दूरी वैल्यू निकालनी है। अरविंद 5 यूनिट भागेगा 300 मीटर, 1 की वैल्यू 60, 5 की वैल्यू 300 मीटर, 300 मीटर पे दोनों लोग मिलेंगे। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 6 क्या है, ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/5 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करने में, सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटे 40 मिनट अधिक लेता है। उसी व्यक्ति को उसी दूरी को सामान्य चाल से चलते हुए तय करने में कितना समय लगेगा? देखो मेरे भाई, एक आदमी को सेम डिस्टेंस जानी है, एक आदमी मेरे प्यारे भाई सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है अपनी यूजुअल स्पीड का 3/5 से, यूजुअल स्पीड का 3/5 से मेरे प्यारे भाई। एक आदमी ने अपनी स्पीड को, जो नॉर्मल उसकी स्पीड था, उसका 3/5 कर दिया, स्पीड कम कर दी बेसिकली, तो टाइम ज्यादा लगेगा। भाई आदमी डिस्टेंस तो सेम जा रहा है, सेम डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। अगर आदमी ने स्पीड 3/5 गुना कर दिया तो टाइम रिवर्स हो जाएगा 5/3 गुना। यानी कि अगर पहले 3 यूनिट टाइम लगता था तो अब 5 यूनिट टाइम लगेगा, 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। सवाल के अनुसार कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है? 1 घंटे 40 मिनट अधिक समय लगता है। 1 घंटा 60 मिनट, 40 मिनट जो है मेरे भाई 100 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट है, 50 गुना 50 गुना। तो आदमी को ओरिजिनल टाइम कितना लगता था? 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 50 गुना आएगी, 150 मिनट। ये 150 मिनट लगेगा, 150 मिनट इस सवाल का आंसर है। ये 1 घंटे में, तो भैया 150 को 60 से भाग करेंगे 2.5 घंटा, तो 2.5 आवर्स इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है यहां पे सी, 5/2 घंटे। तो सामान्य स्पीड से चलते हुए आदमी कितना समय लेगा? 5/2 घंटे लेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो बच्चों, ये मैं आपको ऑल इंडिया लाइव टेस्ट तो करा ही रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज भी चला रहे हैं, एसएससी मैथ्स PYQ सीरीज। उसमें भैया गणित में हमारे जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर के बेस्ट 25 क्वेश्चन, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, 70% पेपर रिपीट पे आता है, 30% ही पेपर नया आता है, वो तो मैं यहां करा रहा हूं भैया, जो मैं मॉक टेस्ट बना रहा हूं, जो नए सवाल है। बाकी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, हर एक चैप्टर के मैं करा रहा हूं 25-25 सवाल, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट। आप इस सीरीज को पूरा देखो, एसएससी मैथ्स PYQ सीरीज बाय गगन सर, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, पूरा देखना, ठीक है ना। डेली क्लास आते शाम को 7 बजे। हाँ जी, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 47 है, सेक इंटू कोसेक क्या होगा बताइए। ये सवाल बहुत बेहतरीन है, साथ इसका आंसर है, एग्जामिनर की नजर से बचा हुआ है। कई बार मैं इस टाइप का सवाल बता चुका हूं भाई। अगर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 47 है, बच्चों मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूं, लेफ्ट साइड में भी 2 ऐड कर दिया, राइट साइड में भी 2 ऐड कर दिया। फायदा क्या हुआ? ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर हो गया। बच्चों क्या हो गया? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया। tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, बराबर राइट साइड में हो गया 47 प्लस 2 49।
और भैया हमने दोनों तरफ से अंडर रूट ले लिया, यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो आ गया यहां से 7 आ गया बच्चों। हालांकि प्लस माइनस 7 होगा पर ऑप्शन में पॉजिटिव ही दिया हुआ है। और ये टेन प्लस कॉट ही तो सेक इंटू कोसेक होता है। ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ही तो सेक इंटू कोसेक थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो सेक इंटू कोसेक थीटा 7 आ गया। सीधा आंसर एक स्टेप में आइए। सवाल नंबर 8। एन अलमारी वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15% if its cost had been 5% less and it had been sold for 1470 less, then the profit would have been 10%. What the CP of अलमारी? भाई ये if वाला सवाल है, if and but वाला ये सवाल है मेरे भाई। ये प्रॉफिट लॉस का वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, थोक के भाव में आने वाला। ठीक है, चलो। किसी अलमारी को 15% प्रॉफिट पर बेचा गया। डाटा बहुत आसान है। मैंने ये मान लिया कि माना किसी अलमारी का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है। हमने मान लिया कि माना किसी अलमारी का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, अलमारी को 15% प्रॉफिट में बेचा गया, यानी कि 100 यूनिट की अलमारी 115 में बेची गई। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है अगर इसकी कीमत 5% कम होती, इफ इट्स कॉस्ट हैड बीन 5% लेस, अगर अलमारी की कॉस्ट 5% कम होती, 100 से 5% कम कितना होता है? 95। अगर अलमारी का कॉस्ट प्राइस 95 होता एंड इट हैड बीन सोल्ड फॉर 1470 लेस, और जिस प्राइस में पहले बिक रही थी उससे 1470 रुपए कम में बेची जाती, और अगर 1470 रुपए कम में बेची जाती, देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 10%, तो 10% प्रॉफिट होता। भाई अलमारी का कॉस्ट 100 था, अगर अलमारी का कॉस्ट 5% कम होता 95, और हम 1470 रुपए कम में बेचते तो 10% प्रॉफिट होता। भाई 95 कॉस्ट है, 95 पे 10% प्रॉफिट होता। 95 का 10% होता है 9.5, तो 95 में आप 9.5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? यह आ जाएगा 104.5, यानी कि अब अलमारी 104.5 में बिकती। डाटा आसान है। तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस बताइए। अलमारी पहले 115 यूनिट में बेच रहे थे, अब 104.5 बेच रहे, तो अलमारी का सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 115 से 104.5 जो है मेरे प्यारे भाई वो 10.5 यूनिट कम हो गया। 10.5 कितना कम है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ ना। 115 से 104.5 कितना कम है? 10.5 कम है। तो 10.5 यूनिट की वैल्यू 1470 रुपए के बराबर है। कितना डेसिमल से यहां जीरो आ जाएगा मेरे भाई? कटेगा जरूर। 21 पंजे 105, 21 सत्ते 147, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 700, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 14 पंजे 70, 140। 1 यूनिट के लिए 140 आ गई। सीपीएस 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू 140 गुना, यानी कि 14,000 रुपए। 14,000 रुपए इस सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है। लाभ हानि का अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 9, अलजेब्रा का क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से भाई क्या आंसर है। देखो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर a प्लस बी प्लस सी 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 15, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? a प्लस बी प्लस सी 11 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 11 का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 15। तो ये हो जाएगा भाई। पहले तो आप ये देख सकते हैं कि 11 का मल्टीपल आएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। 6 3 9 और 8 का डिफरेंस, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। चलो चेक कर लेते हैं भैया। तो 11 गुणा 121 माइनस 45, 121 माइनस 45 आ जाएगा जी आपका 76। ये 76 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आंसर क्या आएगा? 836। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 836। ठीक है जी। देखो भाई ये तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने की भी जरूरत है। एप्लीकेशन पर हमारे एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने रजिस्ट्रेशन इसके चालू करवा रखे हैं। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली, जो बच्चे हैं ना सीरियस वाले वो डेली टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली एक एक ओपन हो रहा है, आप जाके लगाओ मेरे भाई। डेली की प्रैक्टिस पीडीएफ,
डेली टेस्ट का आपको टारगेट मेरे दोस्त, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 10 आपको सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। हर एक का मैं वीडियो सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो ये टेस्ट सीरीज जिन बच्चों को खूब सारे टेस्ट लगाने और डेली लगाने, वो ये एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। ये कहां, जैसे आप जाओगे एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे, तो यहां आपको प्रैक्टिस बैच में जाने पर ये आपको ये टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएगी भैया। सीजीएल और सीएचएसएल दोनों बच्चों के लिए सेम ही है। आगे चलेगा सवाल नंबर 10। 7 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 2:3 था, 3 साल बाद रेशियो 5:7 होगा। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यहां पे एक लाइन मिसिंग है मेरे प्यारे भाई, ये वाली हिंदी में, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। वर्तमान आयु का योग क्या है? तो देखिए मेरे दोस्त, ये है प्रेजेंट। सवाल मुश्किल नहीं है। प्रेजेंट से 7 साल पहले एज का रेशियो 2:3 था, तो अगर हम प्रेजेंट से 7 साल पहले जाते हैं, यहां पे दो लोग हैं ए और बी, उनकी एज का रेशियो 2:3 था। 3 साल बाद एज का रेशियो 5:7 होगा। अब यहां प्रेजेंट से 3 साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा जी? 5:7 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। ध्यान सुनना मेरे दोस्त बहुत प्यार से। एज का डिफरेंस तो सेम होना चाहिए ना, डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। 2-3 में 1 का गैप है, 5-7 में 2 का गैप है, तो उल्टी मल्टीप्लाई ऊपर 2 से गुणा, नीचे 1 से गुणा, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा, 4:6। अब ध्यान से अगर आप देखो तो एक ही एज मेरे प्यारे भाई 4 से 5 होगी, 1 यूनिट बढ़ी। बी की एज 6 से 7 होगी, 1 यूनिट बढ़ी। तो एज में गैप कितने का आ रहा है? 1-1 यूनिट का। जबकि एज में गैप है कितना? ये प्रेजेंट से 7 साल पहले, प्रेजेंट से 3 साल बाद है, तो 7 माइनस 7 और 3 10 साल का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल के बराबर आ गई मेरे भाई। एक्चुअली पूछा इनकी प्रेजेंट एज का योग, आपसे पूछा वर्तमान आयु का अनुपात, तो आप ये निकालो ना, प्रेजेंट एज का सम पूछा है, तो आप ये वाला सम निकाल लो। 5-7-12 भाई, यहां एज का सम कितना है? 12। 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 2 शाम 120, 120 साल ये आ गया। लेकिन ये 120 आंसर नहीं आया, ये प्रेजेंट से 3 साल बाद उनकी एज का सम है। ये वर्तमान है, वर्तमान से 3 साल बाद ए और बी की एज का सम 120 साल है। तो प्रेजेंट में कितना होगा भाई? अगर प्रेजेंट में आते तो ए की उम्र भी 3 साल कम होगी और बी की उम्र भी 3 साल कम होगी, तो 120 में से आपको 8 घटाना पड़ेगा, 112 साल ये आंसर है। ठीक है बच्चे, ये प्रेजेंट से 3 साल बाद एज का सम 120 है। प्रेजेंट में क्या होगा? दोनों के 3-3 साल कम कर दो मेरे प्यारे भाई, सॉरी 6 कम करेंगे ना, 114 साल, 114 साल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। सवाल नंबर है 11। एक दुकानदार मार्क प्राइस पर X% की छूट देकर 44% लाभ कमाता है। अगर 2X% की छूट देता है तो 28% लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने % अधिक है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा है। देखो, एग्जामिनर ऐसे नए नए क्रिएटिव सवाल डालता है, ये मुश्किल नहीं होते पर नए होने की वजह से बच्चे नहीं कर पाते। देखो, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। एक दुकानदार मार्क प्राइस पे X% डिस्काउंट देता है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। एक दुकानदार जो है मार्क प्राइस पर X% डिस्काउंट देता है तो 44% लाभ होता है। देखिए, लाभ किस पे होता है बच्चों? सीपी पर होता है। तो मैंने ये मान लिया कि माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, माना वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है हमने 100 रुपए मान लिया। अगर 100 रुपए पे 44% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 144 में बिका, 144 में। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2X% डिस्काउंट देता है इसी मार्क प्राइस पर, अगर 2X% डिस्काउंट देता है, 2X% डिस्काउंट देता है इसी मार्क प्राइस पर, तो 28% लाभ होता है। 100 पे 28% लाभ हुआ तो कितने में बिकेगा? 128 में बिकेगा मेरे प्यारे भाई। यही बात कही है एग्जामिनर ने। पूछा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। अब आप ये देखो मेरे भाई, ये आपने X% डिस्काउंट दिया, ये 2X% डिस्काउंट दिया, तो डिफरेंस कितना है? 2X% डिस्काउंट में और X% डिस्काउंट में डिफरेंस कितना है? X% का। जबकि देखो, जो डिस्काउंट में फर्क आएगा वही सेलिंग प्राइस में फर्क आएगा। आप डिस्काउंट ज्यादा दे दोगे
तो सामान सस्ते में बेचोगे, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। जब आप X% डिस्काउंट दे रहे थे, सामान बिक रहा था 144 में, अब डिस्काउंट 2X% कर दिया, सामान बिक रहा है 128 में। यानी कि आपने डिस्काउंट कितना बढ़ाया, X%, सेलिंग प्राइस कितना कम हो गया मेरे भाई, 16 रुपए। यानी कि X% की वैल्यू ही 16 के बराबर है। यही सिंपल लॉजिक है कि जितना डिस्काउंट दुकानदार बढ़ाएगा, सामान उतना सस्ते में बिकेगा मेरे प्यारे भाई, ग्राहक को जो है उतना पैसा कम देगा। तो डिस्काउंट में डिफरेंस X% का मेरे भाई, रुपए में डिफरेंस 16 के बराबर होना चाहिए। यानी कि X% की वैल्यू ही 16 के बराबर है। अब एक बात बताओ, मार्क प्राइस को 16 कम करने के बाद 144 आता है, अंकित मूल्य पे 16 रुपए डिस्काउंट देने के बाद 144 आता है, तो मार्क प्राइस क्या होगा बच्चे, 144 से 16 ज्यादा 160 रुपए मार्क प्राइस होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्या मार्क प्राइस 160 होगा कि नहीं होगा? यानी कि 100 रुपए के सीपी का मार्क प्राइस 160 है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, 60%। 100 पे सीधा परसेंटेज में आएगा सी ऑप्शन। क्या गजब का सवाल मेरे दोस्तों, ये हमने टेस्ट में डाला है। ठीक है जी, आ जाइए सवाल नंबर 12। किसी क्लास में स्टूडेंट का एवरेज 58.5 किलो है, 49, 51, 54 और 68 वजन वाले 4 स्टूडेंट क्लास में शामिल होते हैं। अब क्लास में सभी बच्चों का एवरेज 58.3 किलो है। स्टार्टिंग में क्लास में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनका एवरेज वजन कितना है, 58.5 किलो। अब 4 बच्चे आते हैं, आप ये देखो इन 4 बच्चे आने से एवरेज पे क्या फर्क पड़ा। पहले बच्चे का वजन 58.5 से 49, कितना, 9.5 किलो कम है। दूसरे बच्चे का वजन 51 किलो, 58.5 से 51, 7.5 किलो कम है। ठीक है। तीसरे बच्चे का वजन है 54, 58.5 से 54, 4.5 किलो कम है मेरे प्यार भी, 4.5 किलो। चौथे बच्चे का वजन है 68, 58.5 से 68 कितना एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भी, 9.5 एक्स्ट्रा है, 9.5 kg एक्स्ट्रा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप बोलोगे नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये 9.5 कट गया तो माइनस 7.5 और माइनस का 4.5 आ जाएगा भैया, माइनस का 12 kg। तो मैं कह सकता हूं इन चारों बच्चों के आने की वजह से टोटल वजन 12 किलो कम हो गया। 4 बच्चों के आने की वजह से टोटल 12 किलो कम हो गया वजन। एवरेज कितना कम हो, पहले एवरेज 58.5 था, अब नया एवरेज 58.3 है, 58.3 है, तो एवरेज कितना कम हो गया, 0.2 kg, 0.2 kg। तो बच्चों की संख्या क्या होगी, सिंपल लॉजिक है, टोटल में चेंज बट एवरेज में चेंज। टोटल वजन कितना कम हुआ, 12 किलो, एवरेज कितना कम हुआ, 58.5 से 58.3 हो गया, यानी कि 0.2 kg एवरेज कम हुआ। तो डिवाइड कर देंगे मेरे प्यार भी, ये क्या आएगा मेरे भाई, 60 माइनस कट जाएगा, यानी कि 60 बच्चे हैं। 60 आंसर नहीं है, क्लास में 60 बच्चे अब हैं प्रेजेंट में, जबकि 4 बच्चे नए आए, 4 बच्चे नए आए। तो इनिशियली शुरुआत में कितने बच्चे होंगे, 60 में से 4 कम, यानी कि स्टार्टिंग में क्लास में 56 बच्चे होंगे। आंसर सी ऑप्शन है, 56। आ जाइए सवाल नंबर है अगला 13। इतना बढ़िया सवाल डाला है जी। देखो ये नया क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इस तरह के अगर आपने बहुत क्वेश्चन नहीं बनाए तो ये पेपर में एक बार में क्लिक नहीं करेगा। ये टफ सवाल है इस टेस्ट का, मुझे लगता है सबसे अच्छा यही है। आपके सामने डायग्राम दिया है, एडी एंगल से CAE का बाइसेक्टर है। ये जो लाइन है एडी, ये एंगल बाइसेक्टर है CAE का, यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये बाइसेक्टर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेखा BA सर्कल को पॉइंट A पर टच करती है, लाइन BA पॉइंट A पर यहां टच कर रही है। तो आपसे पूछा DE का मान क्या होगा, DE की लंबाई आपसे बच्चों पूछे, DE की लंबाई AB x है, AB x है, और ये CD y है, C से D तक की लंबाई ये y है, CD आपका y है मेरे दोस्त। चलो अब बताओ जी क्या आंसर है। देखो अगर सर्कल के बाहर से टेंजेंट खींची गई है BA, तो इतना कंफर्म है कि टेंजेंट BA का स्क्वायर क्या होगा, ये सीकेंट है, ये सीकेंट है मेरे भाई, पहले छोटी छलांग फिर पूरी छलांग, यानी कि BE गुणा BC, इसे बोलते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, BE गुणा BC। तो यहां पे ये थ्योरम लगनी है मेरे भाई, पर ये लगेगी कैसे, ये लगेगी कैसे, चलो कोई बात नहीं। देखो मेरे दोस्त, ये सर्कल की टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल अल्फा है,
तो अल्टरनेट सेगमेंट में इसी कॉर्ड से जो एंगल बनेगा ए द्वारा, ये एंगल भी तो अल्फा होगा। जहां मेरे भाई टेंजेंट और एक कॉर्ड दिखेगी वहां अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगा। अगर ये एंगल अल्फा है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये कोण भी अल्फा होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसे कहते हैं मेरे दोस्तों। अब अगर ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो एक्सटीरियर हो गया ना, ये थीटा अल्फा, ये थीटा प्लस अल्फा, और ये एंगल भी पूरा क्या आ गया, ये भी पूरा थीटा प्लस अल्फा हो गया, ये भी पूरा थीटा प्लस अल्फा हो गया। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, अगर बच्चों में इस ट्रायंगल को देखूं, केवल इस ट्रायंगल को, अगर मैं केवल इस ट्रायंगल को देखूं, तो इस ट्रायंगल में दो एंगल ये बराबर हो गए, ये थीटा प्लस अल्फा, ये भी थीटा अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। यहां दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर, दो साइड बराबर। यानी कि अगर ये थीटा प्लस अल्फा के सामने एक्स है, तो यानी कि ये भी यहां से यहां तक एक्स आ गया, ये भी यहां से यहां तक मेरे दोस्तों ये एक्स आ गया, ये भी एक्स आ गया। हमें डीई निकालना है मेरे प्यारे भाई, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बीए की लंबाई एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर बराबर ये है बीई। बीई क्या है, बीई देखो यहां बी से डी तक एक्स है और ये डीई है, यानी कि बीई आएगा जी एक्स माइनस डीई। किसी भी बच्चे को इसमें कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं, मल्टीप्लाई। बीसी क्या आएगा, बी से सी तक क्या आएगा भाई, बी डी आपका एक्स है और ये आपका वाई है, तो बी से सी तक आएगा एक्स प्लस वाई, ये आपका एक्स प्लस वाई आ जाएगा। क्लियर, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर ये आ गया। चलो तो यहां पे एक्स स्क्वायर बराबर गुणा कर देते, एक्स किस में गुणा कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर माइनस डी की गुणा कर देते तो माइनस डीई, ये आ जाएगा जी आपका एक्स प्लस वाई। गुणा कर दिया मैंने अंदर, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये इधर आएगा, तो डीई बराबर आ जाएगा मेरे भाई एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। डीई बराबर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। यस, ये सवाल मेंस लेवल को टच करता है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये एक तरीका है, तरीके और भी हो सकते इस सवाल के। आइए बच्चे, एक आदमी की इनकम 95,000 है, खर्चा 75,000 है। इनकम 18% बढ़ जाती है, खर्चा 12% बढ़ जाता है, बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। देखो ये आय खर्चा बचत वाला तो बहुत ही फेमस सवाल है। खर्चा और बचत का मेरे भाई रेशियो निकालो। इनकम 95,000 है, खर्चा 75,000 है, ये किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 जीरो कट गया, फिर 5 से 19 बार और 5 से 75 कट गया 15 बार। यानी कि अगर आदमी की इनकम 19 है तो खर्चा 15 है, इनकम 19 है तो खर्चा 15 है, तो बचत कितनी होगी 4। ये खर्चा और बचत का रेशियो है, एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो। अब हुआ क्या, आदमी की इनकम 18% बढ़ जाते। इनकम का मतलब होता है खर्चा प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 18% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 12% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 12%। पूछा है सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही ना सवाल है। यहां एलिगेशन भी लग जाएगा और मेरे भाई रिवर्स डेविएशन भी लग जाएगा। मैं डेविएशन आपको बताऊंगा। एक बार बताओ, एक आदमी की इनकम 18% बढ़ गई, खर्चा भी 18% बढ़ना चाहिए और बचत भी 18% बढ़नी चाहिए, बचत भी, लेकिन खर्चा बढ़ा है 12%। 18 से 12 कितना कम है, 6% कम है। तो खर्चा 15 का 6%, 15 छिक्का 90, 90% कम बढ़ा है। तो बैलेंस करने के लिए 90% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मेरे भाई। कितने की बचत पर, 4 रुपए की बचत पर बटे 4। तो 4 से आपका 90 तो चला ही जाएगा 22.5 बार, तो 18 प्लस 22.5 आ गया जी ये 40.5%। तो 40.5% आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी। 40.5% ऑप्शन है बी, 20 का आंसर है। बहुत बेसिक सवाल था ये। आ जाइए, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी बराबर 135 डिग्री है, ए बी 8√2 है, बीसी 7 है, एसी की लंबाई बताओ जी। ये सवाल ना जब आया था 2021-22 में तो हर पेपर में आया था। ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का सवाल है ना, ठीक है जी। इस तरीके से ट्रायंगल बना लेते हैं। एंगल बी 135 है ना, तो यहां पे 135 डिग्री देखते ही हम समझ गए कि एक एंगल जो है ये आपका ये 135 डिग्री का ये ऑब्टूस एंगल है, अधिक कोण।
बोला ए बी 8√2, साइड ए बी की जो लंबाई है वो 8√2 है और बीसी की लंबाई जो है वो 7 है। आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि एसी की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा है। अब बताइए सवाल है। हालांकि आप यहां पे कोसाइन रूल लगा के निकाल सकते हो, दो साइड दिया एक एंगल दिया कोसाइन रूल लगा के, पर स्मार्ट तरीका क्या है कि भाई आप इसको आगे बढ़ा लीजिए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ा लो और यहां से आप डाल दीजिए मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट कर लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री, क्यों ये 135 से तो 45 डिग्री होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी 45 डिग्री हो गया, 90 45 45 बन गया। अगर 90 डिग्री के सामने 8√2 है तो 45 डिग्री के सामने 8 होगा, ये लेंथ 8 आएगी बच्चे, 8। 45 डिग्री के सामने ये भी 8 होगा। अगर 90 डिग्री के सामने 8√2 तो 45 डिग्री के सामने 8 होगा। ये रेशियो होता है मेरे भाई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 90 के सामने √2 यूनिट, ये रेशियो होता है भुजाओं का 90 45 45 ट्राइंगल में। तो ये पूरी जो लेंथ आ जाएगी आपकी 8, यहां से यहां तक ये 8 है, ये 7 है, तो 8 7 15 आ गया, 15 आ गया कि नहीं आ गया। अब आप पूरे बड़े राइट एंगल को ध्यान से देखिए, इस राइट एंगल को, ये साइड 8 है, ये साइड 15 है, 90 डिग्री के सामने आपको निकालना है तो ट्रिपलेट लग जाएगा। ट्रिपलेट, ये 8 है पूरा 15 तो 90 डिग्री के सामने 17, 17 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है जी, कितना प्यारा सवाल है। आ जाओ। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है, वो एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, अकेले सी बचे काम को 6 दिन में करता है, उन्हें काम करने के लिए 3240 रुपए मिलते हैं, सी का हिस्सा क्या होगा। भाई साहब बहुत सारे लोग यहां पे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सी का काम निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं, हमें पैसा बांटना है ना, दिन थोड़ी ना निकालने कितने दिन में काम हुआ। सिंपल नियम है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। टोटल काम होता है एक। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है, साथ में 4 दिन तक काम किया। तो मुझे बताओ, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना काम करेगा 1/12। ए 4 दिन में कितना काम करेगा 4/12। बी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/18। 4 दिन तक काम किया, 4 दिन में कितना करेगा 4/18। दोनों ने साथ में 4 दिन तक काम किया ना, ए एक दिन में 1/12, 4 दिन में 4/12। बी एक दिन में 1/18 काम करेगा, 4 दिन में 4/18। दोनों ने मिलकर कितना काम किया, ये आ जाएगा मेरे भाई 1/3 और ये आपका 2/9। तो ये आ जाएगा मेरे भाई यहां पे 3/9 प्लस 2/9 5/9, यानी कि ए और बी ने मिलकर 5/9 काम किया, ए और बी ने मिलकर। तो बचा काम सी ने किया होगा। भाई टोटल काम 1 होता है, 1 में से 5/9 काम ए और बी ने किया, तो बचा 4/9 काम सी ने किया। अगर सी ने टोटल काम का 4/9 किया तो सी को पैसा भी टोटल 3240 रुपए का 4/9 मिलना चाहिए। तो 9 तिया 27 और 9 छिक्का 54, ये हो जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा 36 चौका 144, 1440 रुपए। 1440 रुपए सवाल का आंसर है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी, ये है तरीका करने का। वो नहीं कि आप जो है यहां पे कुछ भी सवाल देकर टाइम एंड वर्क का एलसीएम लेने लग गए, वैसे नहीं करना है। ठीक है जी। देखो अगर आप कंसेप्चुअली बहुत वीक हैं तो ये बुक है मैथ्स कंसेप्ट किंग, इससे आप अपने कंसेप्ट सुधार। जैसे एडवांस मैथ में, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, त्रिकोणमिति में बहुत फॉर्मूले होते हैं, और एसएससी में दबा के एडवांस मैथ इस बार आने वाला है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी नहीं लगाए तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये बुक है जी एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। इसमें एसएससी के हर एग्जाम की अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग किताब नहीं ले ली, एक किताब 1 स्पॉट सॉल्यूशन है एसएससी का। प्रीवियस ईयर के 8000 क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। पहले इस बुक में थ्योरी दी गई है हर चैप्टर की कि भाई इस तरीके से थ्योरी है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन है टाइप वाइज, फिर सॉल्यूशन है, सब कुछ एक जगह है। तो इस बुक से आप प्रैक्टिस करना अगर प्रीवियस ईयर नहीं लगाए हैं। आगे चलना, सवाल नंबर 17। अगर a माइनस बी पी है, ए बी बराबर क्यों है, तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। बहुत बढ़िया। देखो ऐसा सवाल आया था पेपर में, मैंने बस थोड़ा सा चेंज किया है।
ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का क्या फॉर्मूला है, किसी को फॉर्मूला याद है? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। मुझे सवाल में ए बी दिया हुआ है, देखो हमें यह निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मुझे निकालना पड़ेगा, ये नहीं दिया क्वेश्चन में। अब बताओ ये कैसे आएगा? अगर सवाल में a माइनस बी पी है तो अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर देता हूं, यहां से लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab बराबर p स्क्वायर। और मजे की बात यह है कि ab ही तो क्यों है, ये ab बराबर ही तो क्यों है भाई, ए बी की जगह ही तो आपका क्यों होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, और ये माइनस का टू क्यू इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2q। ये आपको सोच लेना था कि इसी का स्क्वायर करने पर डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस 2q। बोलो बात को समझे। और इसका होल स्क्वायर करना है माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी आपका क्यू है, माइनस 2q का स्क्वायर करना है। तो बच्चों क्या आएगा, ये आएगा p की पावर 4 प्लस 2ab यानी कि 2 दूनी 4 p स्क्वायर क्यू प्लस 4q स्क्वायर और माइनस का 2q स्क्वायर। ये इस सवाल का आंसर होगा भैया। p की पावर 4 प्लस 4p स्क्वायर क्यों आएगा, 4p स्क्वायर क्यों आएगा, यानी कि ये वाला आंसर है, और प्लस 2q स्क्वायर डी करेक्ट है। पूरा करके बता दिया मैंने आपको, हालांकि आप जल्दी में कर सकते थे। 18 प्रोपोर्शनलिटी वाला रेशियो का क्वेश्चन है। 24.2 और 7.2 के बीच मीन प्रोपोर्शनल और 2.8 और 4.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो क्या है। अच्छा एक बात देखें कि जब आप रेशियो लोगे ना, ये सवाल ऑप्शन से भी होने वाले हैं। जब आप रेशियो लोगे मेरे भाई, यहां थर्ड प्रोपोर्शनल में 7 आ रहा है, 28 में 42 में भी, तो 7 आना चाहिए 7, यानी कि मेरे दोस्तों ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, 7 आना चाहिए, ये रेशियो बाद में आएगा। तो ये देखो अब ये दोनों ऑप्शन बचे, 21 में दोनों में 7 आ रहा है, ये 34 है 44 है। यहां देखो यहां कहीं भी 34 नहीं है, 34 का मतलब होता है 17, ना ये नंबर 17 से कट रहा है ना ये नंबर 17 से कट रहा है, तो 17 नहीं आएगा, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। ऐसे सोचा करो ऑप्शन से। अगर सॉल्व करना है भाई, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट ए बी। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। अब ये 24.2 है, 24.2 को आप ये 121 का दुगुना है, 121 दूनी 242, तो 121 गुणा 0.2 लिख लो इंटू 7.2। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी, तो 7.2 गुणा 0.2 कितना आ गया, ये 1.44, ये 1.44 आ गया, मैंने ऐसे लिख लिया। अब इनका निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटा ए, यानी कि 4.2 का स्क्वायर, 4.2 का स्क्वायर यानी कि 4.2 गुणा 4.2 बटे 2.8, बटे 2.8 ये आ गया मेरे भाई। और हमें इनका लेना है बच्चों रेशियो। तो मैंने पहले देख लिया कि भाई यहां 4.2, यहां पे आपका 14 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो एंड में 7 आना चाहिए। यहां 17 नहीं है, तो भैया ये मैंने हटा दिया, ऑप्शन से उड़ाओ। 121 का रूट 11 है, 1.44 का रूट 1.2, ये क्या आएगा 14 तिया 42 और ये 14 दूनी 28 और 2 से जाएगा ये 4.2 2.1 बार, यानी कि ये 6.3 हो गया। डेसिमल से डेसिमल, फिर 3 से जाएगा 12 4 बार और 3 से जाएगा 63 21 बार, यानी कि 11 चौक 44 रेशियो 21 आंसर है। लेकिन इतना करना भी पेपर में क्राइम है, यह भी नहीं करना है, जब ऑप्शन से ही काम हो जाएगा। आगे आइए। वीर ने 1800 रुपए में 200 अमरूद खरीदे, इनमें से कुछ अमरूद सड़ चुके हैं, उन्हें फेंक दिया। बाकी अमरूद को 14 रुपए पर अमरूद से बेचा और 230 रुपए का लाभ कमाया। फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत क्या है। देखो एक एक चीज पे ध्यान देना। वीर ने 200 अमरूद खरीदे, लेकिन 200 अमरूद खरीदे 1800 रुपए के, कुछ अमरूद उनमें सड़ गए, उनको फेंक दिया, और बाकी को तो बेच दिया। बेचने से 230 रुपए का फायदा हुआ, तो अमरूद बेचे कितने भाई, खरीदे 1800 के,
बेचने पर 230 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि अमरूद हमने बेचे 2030 रुपए के, हमने अमरूद बेचे 2030 रुपए के टोटल अमरूद बेचे। जबकि हमने एक अमरूद बेचा कितने का, 14 रुपए प्रति अमरूद। एक अमरूद 14 रुपए का बेचा है। अगर एक अमरूद 14 रुपए का बेचा है तो 2030 रुपए में कितने अमरूद बेचे होंगे, डिवाइड करो। 14 एकम 14, 6 3, 14 चौका 56 और 5 14 पंजे 70, यानी कि 145। आपने कुल 145 अमरूद जो है बेचे हैं। यानी कि आपने अमरूद खरीदे थे 200 और 200 में से फाइनली आपने 145 अमरूद ही बेचे। तो बाकी के 55 अमरूद कहां गए, आपने फेंक दिए। 200 में से 145 से बेचे, 200 में से 145 घटाओ, 55 फेंक दिए 200 में से। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। 55/2 आ गया बच्चे, 27.5% अमरूद आपने फेंके। ए ऑप्शन आंसर आ। देखो आसान सवाल है ना, तो हर तरीके के सवाल है, बैलेंस क्वेश्चन। सवाल नंबर 20, जब 3820, 4672, 6163 को बड़ी से बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो हर केस में प्राप्त शेषफल समान है। ईच केस में सेम रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। व्हाट द कोशेंट व्हेन x डिवाइडेड 1035। बहुत बढ़िया। देखो x एक ऐसा नंबर है मेरे प्यारे भाई जो इन तीनों को डिवाइड करने पर, बड़े से बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देता है। सेम रिमाइंडर देता है। जब भी ऐसा सवाल आएगा आप दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 852, 852। दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए। इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, 3 में से 2 गया 1, 16 में 7 गया 9 और ये 1491, 1491। हाँ जी, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 3820 और 6163, यानी कि 43 और 23, 2343 आ जाएगा, 2343। इनका आपको लेना है मेरे प्यारे भाई HCF। इनका HCF ही वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देगी। ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, HCF लेना है। अब ये भी बहुत बड़े बड़े नंबर है, इनका HCF कैसे आएगा बच्चों, देखो जी, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है तो HCF भी ऑड आएगा। ये इवन नंबर है तो 852, सबसे छोटा नंबर 852 है, लेकिन 852 तो इवन है ना। ये 852 4 से कट रहा है, इसमें से 4 हटा लो, बच गया 213। 213 इसका ऑड फैक्टर है। 852 4 से कट रहा है, 4 हटा लो, 213 ऑड फैक्टर है तो HCF या तो 213 होगा या 213 का बच्चा। 213 852 को काटता है 4 बार, 213 काटता है भाई 1491 को 7 बार, 1400 और 91। 213 कम 213 बचेगा कितना, 21। ये काटता है 11 बार, ये 11 बार काट रहा है, यानी कि 213 आ गया 213। ये HCF आ गया 213 बच्चे। X का मान आ गया। पूछा 1035 को अगर 213 से डिवाइड किया जाए तो भागफल क्या होगा। 1035 को अगर 213 से भाग दिया जाए तो 5 बार नहीं जाएगा, 5 बार तो 1065 हो जाएगा, 4 बार जाएगा बेटा, 4 बार जाएगा। भागफल पूछा, रिमाइंडर नहीं पूछा, ध्यान सुनिएगा, रिमाइंडर नहीं पूछा, क्वोशिएंट पूछा है तो 4 बार जाएगा, तो 4 आंसर आना चाहिए। बेहतरीन सवाल बच्चे। आगे 21वां, A boy walked along two adjacent sides of rectangular field. If he had walked along the diagonal, then he would have saved a distance equal to 1/4 of larger side. सवाल में बोला है एक लड़का रेक्टेंगुलर मैदान की एडजेसेंट साइड पर चलता है। अगर वो डायगोनल की दिशा में चलता तो वो जो बड़ी साइड है उसका 1/4 डिस्टेंस सेव कर लेता, यानी कि कम चलता। तो स्मॉलर साइड से लार्जर साइड का रेशियो क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है। अब एक लड़का जो है ऐसे चलना शुरू करता है मेरे भाई, एक लड़का ऐसे चलता है, भुजाओं कह लूंगा, ऐसे चला, फिर वो ऐसे चला। समझ में आया, आप बोलोगे यस सर समझ में आया। अगर लड़का ऐसे ना चल के डायगोनल की दिशा में चलता, डायगोनल की दिशा में चलता, तो सवाल में बोला अगर वो डायगोनल के अलोंग चलता तो मेरे प्यारे भाई जो बड़ी साइड है, बड़ी साइड का 1/4 दूरी कम चलनी पड़ती।
ही वुड हैव सेव्ड डिस्टेंस इक्वल टू 1/4 ऑफ लार्जर साइड। बड़ी साइड का 1/4 कम दूरी चलनी पड़ती। तो देखो मेरे भाई, ये सारा का सारा खेल राइट एंगल ट्राइंगल का है। यानी कि मैं इस सवाल को या तो एल और बी मान के करो, वेरिएबल मान के, या ऑप्शन से कर लो। है जी, हम यहां पे लेंगे ट्रिपलेट। 11 18 को ट्रिपलेट नहीं होता, ये मान लेते हैं 5 बार है। अगर मैंने मान ली कि छोटी साइड 5 है और बड़ी साइड 12 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 13 आ जाएगा। तो कितनी डिस्टेंस चल रहा है? जब वो साइड पे भुजाओं पे चलता है तो कितनी डिस्टेंस चलता है? 12 और 5 17। और जब वो डायगोनल के अलोंग चलेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा? 13। तो कितनी डिस्टेंस बचाई मेरे दोस्तों? से 4 डिस्टेंस बचाई, 4। क्या ये लार्जर साइड का 1/4 है? लार्जर साइड है 12, 12 का 1/4 तो 3 होता है। नहीं नहीं, ये वाला सेट नहीं हो रहा, यानी कि सवाल का आंसर डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन होना चाहिए सवाल का आंसर। एक बार करके देख लेते हैं मेरे भाई कंफर्मेशन के लिए। मान लीजिए कि यहां पे भुजाओं का रेशियो 7:24 है। भुजाओं का रेशियो ही तो पूछा है, छोटी भुजा बड़ी भुजा का रेशियो। छोटी भुजा 7 है और बड़ी भुजा 24 है, तो ये आपका 25 आ जाएगा। ये 25 आ जाएगा। तो 7 24 25 ट्रिपलेट लग गया। जब वो भुजाओं की दिशा में चलेगा तो कितनी डिस्टेंस जाएगा? 24 ये और 7 24 7 31। डायगोनल के अलोंग अगर पार करेगा तो कितनी डिस्टेंस जाएगा? 25। तो कितनी डिस्टेंस बचाएगा भाई? 6 डिस्टेंस कम चलेगा। क्या ये लार्जर साइड का 1/4 है? लार्जर साइड है 24, 24 का 1/4 6 होता है। हाँ जी, सेट हो गया, सेट हो गया भाई। ये डी ऑप्शन पे ये आंसर है। गजब सवाल, बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्त। आगे आइए, ठीक है जी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे साथ साथ पीडीएफ डलवाऊंगा, तो जो बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान होते हैं कतई परेशान ना हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल 2 मिलियन इस पे होने वाले हैं, आप ज्वाइन कर लो। जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसकी भी साथ साथ पीडीएफ इसी टेलीग्राम पे हम डलवा रहे हैं, ठीक है जी। तो टेलीग्राम चैनल सब बच्चे जरूर ज्वाइन कर लें। 23वां सवाल, एक बेलन का आयतन 2425.5 है, इसके बेस का एरिया 346.5 है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना है? कर्व सरफेस एरिया के लिए बच्चों रेडियस भी चाहिए, हाइट भी चाहिए। 11 का मल्टीपल आएगा, सारे ऑप्शन है। देखो मैं आपको ना बेस्ट तरीका बताता हूं। वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बेलन का वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। सीधा रिलेशन है बेलन के आयतन में। शायद बहुत से बच्चों को फॉर्मूला पता भी नहीं होगा। अगर रेडियस पता लग जाए तो सवाल सॉल्व। यहां पे बेलन का बेस का एरिया दिया है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है मेरे भाई, ठीक है। बेलन का बेस क्या होता है? सर्कल। ये सर्कल का एरिया है। देखो अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो बच्चों सर्कल का जो एरिया होता है ना वो 154 होता है, 154। यहां सर्कल का एरिया कितना है? 346.5। ये पॉइंट हटाओ यार, पहले तो 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो। कितना आ गया भाई? ये आ गया भाई 680 और 13 693/2। यानी कि सर्कल का एरिया 693/2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये एरिया है, ठीक है भाई, क्लियर है। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। बताओ ये एरिया कितने गुना है? 77 से दुगुना, और 77 से जाएगा मेरे भाई 9 बार, यानी कि 9/4 गुना। 2 नीचे आएगा 9/4 गुना। अगर एरिया 9/4 गुना हो रहा है, देखो एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन रेडियस तो सेंटीमीटर में नापते हैं ना। अगर एरिया 9/4 गुना हो रहा है तो 9/4 का √3/2, यानी कि रेडियस 7 का 3/2 गुना होगी, 21/2 सेंटीमीटर। वो जमाने बीत गए जब आप पाई स्क्वायर लगा के निकालते थे। ये रेशियो से एरिया निकालो। वॉल्यूम कितना है? 2425.5। ये 0.5 हटाओ, 2 से गुणा, 2 से भाग करो। कितना आएगा भैया? 4850 और 51। 4851/2 वॉल्यूम आ गया। 4851/2 बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। रेडियस मैंने सॉल्व करके निकाली, बस ये मेहनत मुझे करनी पड़ी। रेडियस है यहां पे 21/2 बच्चों, है ना। 2 से 2 कटी जाएगा, और ये 21 से 21 दूनी 42, 6 5 21 63, 21 एकम 21, 231 दूनी 462। तो 462 यहां पे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आएगा। मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है ए ऑप्शन।
बिना हाइट निकाले कर्व सरफेस एरिया बता दिया, बिना हाइट निकाले। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, बहुत मजेदार टेस्ट रहा भाई आज का। An employee gets 2 successive increment in its salary as a result of which his salary become 2.5 times the initial salary। देखो, एक इंप्लॉय की सैलरी 2 बार सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगता है, 2 बार इंक्रीमेंट लगता है एक सैलरी में, इससे उसकी सैलरी 2.5 गुना होगी इनिशियल सैलरी का। इस वजह से उसकी सैलरी पहले का 2.5 गुना होगी। 2 बार मेरे दोस्तों इंक्रीमेंट लगा है। व्हाट वाज हिज फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीमेंट? पहला परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या है? अगर सेकंड परसेंटेज इंक्रीमेंट एज हाई एज फर्स्ट, अगर सेकंड परसेंटेज इंक्रीमेंट फर्स्ट इंक्रीमेंट का 4 गुना है। बहुत बढ़िया जी। देखो बच्चों, सैलरी 2.5 गुना हो गई तो ना मैं ये ऑप्शन से कर लूंगा। अगर मैंने पहला ऑप्शन माना कि पहला इंक्रीमेंट 30% का है तो दूसरा 4 गुना 120% का हो गया, तो बड़े गंदे नंबर है, इनका सक्सेसिव 2.5 गुना नहीं आएगा। अगर मैंने ये माना 50% तो दूसरा इंक्रीमेंट होगा 4 गुना 200% का। 50 और 200 का सक्सेसिव तो बहुत बड़ा आएगा, ये भी नहीं है। 25%, अगर मैंने मान लिया कि पहला इंक्रीमेंट 25% का है तो दूसरा आएगा जी 100% का, ये हो सकता है मेरे भाई। 25% मतलब 1/4, 100% यानी कि 1/1। 1/4 इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि सैलरी 4 से बढ़ के 5 हो गई। 100% बढ़ने का मतलब है सैलरी 1 से बढ़ के 2 हो गई। तो सैलरी कितनी गुना हो गई मेरे भाई? 5/2, 2.5 गुना। बिल्कुल सेट हो गई। इस ऑप्शन पे 2.5 गुना हो रहा है, यही वाला आंसर है 25%। हमेशा ऐसा सवाल आएगा तो ऑप्शन से उड़ाना। और मैं बताऊं, ये एमटीएस के पेपर का सवाल है 2020 का, गूगल पे आपको मिल जाएगा एमटीएस का। ऑप्शन से करना है भैया, ठीक है। देखो 2.5 में, देखो मैंने ये ऑप्शन कैसे हटाया, 3 12 में 3 आ रहा है। 50 और 200, 200 से ऑलरेडी बहुत बड़ा आ जाएगा मेरे प्यार में सक्सेसिव लेने पर। यहां जब मैंने किया तो सिंपली मैच कर गया। आगे चलते, सवाल नंबर 25, त्रिकोणमिति का सवाल है। यदि एक्स वाई और जेड की वैल्यू दी है, ये पूछा है मेरे भाई। देखो इस यहां पे 2 एंगल हैं, थीटा और फाई, यही है ना? थीटा फाई 2 एंगल हैं, ऑप्शन में नहीं है तो अपनी मर्जी से थीटा फाई का मान कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। 0 रखने पे 0 रख लेता हूं मैं। थीटा और फाई दोनों को 0 डिग्री पुट कर लेता हूं। अगर 0 पुट करेंगे तो भाई सेक 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, एक्स का मान a आ जाएगा। यहां देखो, सेक 0 1, साइन 0 0, वाई का मान 0 आ जाएगा। थीटा अगर मैं 0 रखता हूं तो टेन 0 0, जेड का मान 0 आ जाएगा। एक्स का मान a आ गया, वाई 0 आ गया, जेड 0 आ गया, रख देते हैं। वाई 0 आ गया, 0/b 0, ये भी 0 हो गया। एक्स का मान a आ गया, तो a² 1। तो इस सवाल का आंसर 1 है। हालांकि बेसिक से भी हो जाएगा, आप सीधी एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, वो भी हो जाएगा। ठीक है जी, खेल खत्म। इसी के साथ आज का हमारा ऑल इंडिया लाइव टेस्ट समाप्त होता है मेरे भाई। बहुत ही बढ़िया था, मैंने टफ लेवल पे इसको रखा है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने कितने सवाल ठीक किए मेरे दोस्त। और आगे हर हफ्ते इसी तरह के जो मैं मॉक टेस्ट करवाता रहूंगा। आपको हर हफ्ते एप्लीकेशन पे जाके ऑल इंडिया लाइव टेस्ट सैटरडे संडे 2 दिन हम ओपन रखते हैं, 48 घंटे लगाने हैं। इसी तरह के क्वालिटी मॉक टेस्ट जो आपको कहीं करने को नहीं मिलेंगे, मेरे साथ करने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।